Hello, my dear student. How are you? Welcome back to my YouTube channel Physics Arena, where you study class 12 physics. Yes, a very interesting subject, class 12 physics. So let's start. In previous class, we discussed about Coulomb's law. Okay, in which we discussed electrostatic force between 2 point charges is given by F is equal to 1 upon 4 pi epsilon नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जी हाँ बच्चों, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में पढ़ा था। कूलॉम्स लॉ में ये कहता है कि 2 पॉइंट चार्ज के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, अगर आपने उस लेक्चर को नहीं अटेंड किया है तो उस लेक्चर को अटेंड करने के बाद से ही ये क्लास अटेंड करिएगा। ठीक है, in this class we will talk about force between multiple charges। ओ भाई, कूलॉम्स लॉ में हमने पढ़ा दो चार्जेस के बीच में फोर्स कितना लगता है, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सब हमने तो पढ़ लिया। लेकिन अगर मैं कहूं आपके पास या कहीं पे किसी सिस्टम में एक ग्रुप ऑफ चार्जेस हो और उन ग्रुप ऑफ चार्जेस के बीच में एक छोटा सा प्यारा सा पॉइंट चार्ज रखा हो, उस चार्ज पे अदर चार्जेस के वजह से टोटल फोर्स हमको कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सोचो कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। जी हाँ बच्चों, क्या पढ़ना पड़ेगा? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। चलो भाई, ये क्या कहता है? तो ये प्रिंसिपल enables us to find the force on a charge due to a group of charges। जी हाँ बच्चों, ये प्रिंसिपल हमें हेल्प करता है क्या करने के लिए? कैलकुलेट करने के लिए ए फोर्स, टोटल फोर्स ऑन ए चार्ज ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ चार्जेस। ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से एक पॉइंट चार्ज पे कितना टोटल फोर्स लगेगा, उसको कैलकुलेट करने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट। कंसीडर there are n charges। n charges means they can be 3 charges, 4 charges, 5 charges, 6 charges, 7 charges, dot n charges। ठीक है, तो हम लोग एक ऐसा सिस्टम कंसीडर करेंगे। पहले मैं कंसीडर कर ले रहा हूं जिसमें 3 चार्जेस हो। 2 चार्जेस से ज्यादा कितने हो? 3 चार्जेस। 2 चार्ज होंगे तो हम लोग कूलॉम्स लॉ अप्लाई कर देंगे। दोनों चार्जेस के बीच में टोटल फोर्स वर्क कर रहा है कितना, उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, बट हमारे पास अगर 3 चार्जेस हो, जैसे मान लेते हैं कि 1 चार्ज है, पोजीशन वेक्टर r1 है। ठीक है, सेकंड चार्ज q2 है, पोजीशन वेक्टर r2 है, और एक थर्ड चार्ज q3 है, पोजीशन वेक्टर r3 है। ठीक है, चलो बच्चों, अगर मैं कहूं कि ये 3 चार्जेस हैं, ये 3 चार्जेस का मतलब एक ग्रुप ऑफ चार्ज है। ठीक है, और इन 3 चार्जेस में से अगर q1 चार्ज पे टोटल फोर्स कितना लग रहा है उसको हमको कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? चलो, तो पहले तो यहां पे ध्यान दो, ये एक कंडीशन आपको यहां पे अप्लाई करना होगा या मानना होगा या होता भी है। ठीक है, कि इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स है, कोलंबियन फोर्स, इस चार्ज के प्रेजेंट से कोई इफेक्ट उस पर पड़ने वाला नहीं है। मतलब इसका इफेक्ट इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स पे नहीं पड़ने वाला। ठीक है, चलो बच्चों, तो अगर हम Q2 चार्ज की वजह से Q1 चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है
उसको कैलकुलेट कर लें और Q3 चार्ज की वजह से Q1 पे जो फोर्स लग रहा है उसको कैलकुलेट कर लें। Then according to principle of superposition, force on charge Q1 will be F1 is equal to, let force on charge Q1 is F1. ठीक है, तो F1 is equal to, we can write the vector sum of all these forces. That means दोनों फोर्सेस जो लग रहे हैं इस चार्ज Q1 पे Q2 के वजह से और Q3 के वजह से, इन दोनों चार्जेस का हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों फोर्सेस का क्या करना है, वेक्टर सम। अब वेक्टर सम का मतलब आप लोगों को जाना होगा क्लास 11th की में, मोशन इन प्लेन, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। तो वेक्टर्स को कैसे ऐड किया जाता है, कैसे उनका प्रोडक्ट फाइंड किया जाता है, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है, और अगर नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूं ना, मैं बताऊंगा। ठीक है, चलो बच्चों, ऐसे ही इन द सेम वे अगर मैं ये कहूं कि 3 ही चार्ज नहीं है, यहाँ पे n चार्जेस है और Q1 पे फोर्स निकालना है, तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, फोर्स ऑन चार्ज Q1 विल बी वेक्टर सम ऑफ all the individual forces due to other charges। जितने भी अदर चार्जेस Q1 के अलावा जितने भी उस सिस्टम में Q1 Q2 चार्ज है, Q3 चार्ज है, Q4 चार्ज है, डॉट डॉट Qn चार्ज है, उन सारे चार्जेस के वजह से जो Q1 पे फोर्स लग रहा है, उन सारे फोर्सेस का क्या कर देंगे हम, वेक्टर सम। ठीक है, तो वेक्टर सम का मतलब ये है कि फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2 प्लस फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q3 प्लस फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q4 डॉट 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 प्लस फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू nth चार्ज। इज दैट क्लियर? ओके, अब हम लोग इस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को एक बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पेज नंबर 12, क्वेश्चन नंबर, दैट मीन्स एग्जाम्पल नंबर 1.5। ठीक है, तो उस एग्जाम्पल को आप लोग थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। बाकी आपके सामने मैं उस क्वेश्चन जिसको हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता क्या है वो समझ आ जाएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। इन दिस क्वेश्चन देयर आर 3 चार्जेस Q1, Q2, Q3। तीनों का जो मैग्नीट्यूड है, मतलब तीनों चार्जेस क्या है, सेम है, Q के बराबर। ठीक है, और ये तीनों चार्जेस को एक ट्रायंगल ABC जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका साइड हम मान सकते हैं L है। ठीक है, हर एक साइड इनके वर्टिसेस पे रखा गया है। ये तीनों चार्जेस को, मतलब Q Q Q, ठीक है, इन तीनों चार्जेस को ट्रायंगल के वर्टिसेस पे रखा गया है, और ये जो ट्रायंगल है वो क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक, अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर मैं क्या करूं, इस ट्रायंगल के जो सेंट्रॉयड है, इस ट्रायंगल का जो सेंट्रॉयड है, उस सेंट्रॉयड पे एक कैपिटल Q चार्ज रख देता हूं, तो उस कैपिटल Q चार्ज पे टोटल फोर्स क्या लगेगा, फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल Q, व्हाट विल बी फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल Q। Q कहां पे रखा हुआ है, सेंट्रॉयड, मान लेते हैं वो O है। ठीक है, चलो बच्चों, ये हमारा प्यारा सा एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1.5 है, पेज नंबर 12 पर। ठीक है, चलो
ध्यान देना। तो हम यहाँ पे क्या यूज करने वाले हैं, आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे इस पॉइंट चार्ज पे एक ग्रुप ऑफ चार्जेस क्या लगा रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, उन सारे फोर्सेस का क्या कर देंगे हम लोग, वेक्टर सम, तो टोटल फोर्स ऑन चार्ज क्यू मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, ध्यान देना। अब यहाँ पे सेंट्रॉइड का मतलब होता क्या है, पहले वो समझ लें। तो सेंट्रॉइड का मतलब ये होता है कि इस ट्रायंगल के जो मीडियंस है, आ जाओ मैथ्स में, मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है बच्चों, बता देना। मीडियन ऑफ ट्रायंगल क्या होता है कि अपोजिट वर्सेस से उसके सामने वाली साइड पे हम क्या कर दे, एक ऐसी लाइन ज्वाइन कर दे जो उसके मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहा हो। ठीक है, अपोजिट वर्टेक्स के मतलब जो भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड लेना है। ठीक है, अपोजिट वर्टेक्स से अपने उसके सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिला दो, वो लाइन कहलाती है मीडियन। ठीक है, ऐसे 3 मीडियन हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलो बच्चों, बन गया। तीनों मीडियन एक पॉइंट पे कहा इंटरसेक्ट करेंगे, वही पॉइंट कहलाता है सेंट्रॉइड। दैट क्लियर। और उस सेंट्रॉइड पे एक कैपिटल क्यू चार्ज रखा हुआ है, उसी चार्ज पे टोटल फोर्स हमको कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ठीक है, चलो अब ध्यान देना। यहाँ पे इस चार्ज कैपिटल क्यू पे Q1 फोर्स लगा रहा होगा, Q2 फोर्स लगा रहा होगा और Q3 भी फोर्स लगा रहा होगा। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब ये होता है वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस। ठीक है, और जहां पे भी वेक्टर सम की बात आती है, वहां पे जिस क्वांटिटी को, जो भी वेक्टर को हम लोग ऐड करने जा रहे हैं, उस वेक्टर का डायरेक्शन पता होना चाहिए, है ना बच्चों। चलो, Q1 चार्ज की वजह से जो फोर्स Q पे लगेगा उसको हम मान लेते हैं F1, लेकिन दिक्कत यह है कि उस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। अब यहां पे ध्यान देना, उस क्वेश्चन में यह भी लिखा है कि जो कैपिटल Q का जो साइन है, जो साइन इनका है उन्हीं के बराबर है। ठीक है, मतलब सेम साइन के हैं। ये सारे के सारे चार्जेस क्या हैं, सेम साइन। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव सारे हैं, नेगेटिव है तो नेगेटिव होंगे। क्लियर है। चलो अब यहाँ पे ध्यान देना, अगर सेम साइन के हैं तो सारे चार्जेस के बीच में क्या लगना चाहिए, रिपल्सिव फोर्स। ओके, तो रिपल्सिव फोर्स कैसे लगेगा, तो Q1 Q पे फोर्स लगाएगा तो उसको हम मान लेते हैं वेक्टर F1। कूलॉम्स लॉ में ये कहता है कि जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो किसके अलोंग होगा, उस लाइन के अलोंग होगा जो दोनों चार्जेस को ज्वाइन कर रही है ना। क्लियर। चलो अब यहाँ पे Q1 Q पे फोर्स लगा रहा है तो Q पॉइंट पे हमने फोर्स F1 का डायरेक्शन ऐसे बना दिया। क्यों, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स है, उसको पुश कर रहा होगा, रिपल कर रहा होगा। ठीक है, चलो इन द सेम वे Q2 exerts a force F2 on Q like this. Is that clear? Okay, and also Q3 exerts a force F3 like this. Now एक पॉइंट और याद रखो, मतलब याद क्या करना है, याद होगा भी। ये जो सेंट्रॉइड होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में हर एक वर्टेक्स से सेम डिस्टेंस पे लाई करता है। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो सेंट्रॉइड होता है उनके हर एक वर्टेक्स से सेम डिस्टेंस पे लाई करता है। ठीक है, देखो बच्चों, मैंने पहले ही क्लास में बोला था मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, सो यू कैन नॉट स्किप मैथमेटिक्स। दैट क्लियर। मैथ्स को आप छोड़ नहीं सकते, बिना मैथ के, मतलब बेसिक मैथ तो आना ही चाहिए। ठीक है, तो बेसिक मैथ अगर याद है, बेसिक मैथ का मतलब अगर ट्रायंगल के बारे में ना पता हो, सर्कल के बारे में ना पता हो, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ना पता हो, मीडियन, एल्टीट्यूड, सारी चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो सेंट्रॉइड जो होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में हर एक वर्टेक्स से क्या होता है, सेम डिस्टेंस पे। ठीक है, मैं धीरे धीरे आपको एक एक स्टेप एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। मैं चाहता तो तेजी से सॉल्व कर देता, लेकिन मैं हर एक स्टेप को डिस्क्राइब कर रहा हूँ। ठीक है, एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो।
चलो बच्चों, तो कैपिटल क्यू चार्ज पे हमको टोटल फोर्स फाइंड करना है। तो हमको अगर F1 कैलकुलेट करना हो या F2 कैलकुलेट करना हो या F3 कैलकुलेट करना हो, इन चार्जेस के बीच का डिस्टेंस तो पता होना चाहिए ना। इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस AO, इनके बीच का डिस्टेंस BO और इनके बीच का डिस्टेंस CO। क्या मैं तीनों को इक्वल मान दूं? इक्वल मतलब R के बराबर, क्योंकि वो ऑलरेडी तीनों इक्वल हैं। ठीक है, चलो ध्यान देना। तो लेट AO इज इक्वल टू BO इज इक्वल टू CO इज इक्वल टू R से हमने मान लिया कि AO BO CO इक्वल होंगे, तो किसके इक्वल होंगे? R के इक्वल। ठीक है, ऐसा मानने के बाद we can say F1 is equal to F2 is equal to F3 is equal to what? क्या तो तीनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम होगा? देखो जरा ध्यान से देखना, होगा कि नहीं? बता देना जरा। चलो, होगा। क्यों क्यों होगा? क्योंकि हर एक चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है? इक्वल है। साथ ही साथ चार्जेस भी क्या है? क्यू 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 सेम ही तो है कि नहीं? Q1 Q2 Q3 किसके इक्वल है? Q के। ठीक है, तो हर बार हमको क्या लिखना होगा? क्यू 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 क्यों लिखा? ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू अपॉन R स्क्वायर। बोलो क्लियर हुआ है कि नहीं? चलो बच्चों, हो गया क्लियर? ठीक है, बट ये रहा केवल मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड है, तो अगर मैं क्या कहूं, जो वेक्टर F1 होगा वो क्या? F1 AO कैप होगा along AO, A से O के तरफ। क्यों? A से O के तरफ रिपेल कर रहा है ना। ठीक है, ऐसे इन द सेम वे वेक्टर F2 इज इक्वल टू F2 BO कैप B से O के तरफ। दैट क्लियर? ओके, वेक्टर F3 इज इक्वल टू F3 CO कैप। है कि नहीं बच्चों? ठीक है, therefore according to superposition principle of superposition, force on charge capital Q is equal to what? Vector F1 plus vector F2 plus vector F3। बोलो, अभी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़े और वो क्या कहता है कि जितने फोर्सेस होंगे उन सबका क्या कर देना है? वेक्टर सम कर देना है। ठीक है, ये मैंने किस तरह से लिख दिया, समझ आ रहा है ना? ये F1 का मतलब यही है। ठीक है, F2 का मतलब भी यही है, F3 का मतलब यही है। मैं अलग अलग भी लिख सकता था। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, F1 का मतलब है इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स। दैट मीन्स F1 इज, मैं समझा दे रहा हूँ। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू अपॉन R स्क्वायर, और उसका डायरेक्शन किधर है? A से O के तरफ, तो AO कैप यूनिट वेक्टर अलोंग AO। ठीक है, इन द सेम वे वी कैन राइट F2 वेक्टर F2 इज इक्वल टू दिस F3 इज इक्वल टू। ठीक है, तो F2 F3 की जगह ये लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों मतलब तीनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है, तो मैंने ऐसे लिख दिया है। ठीक है, चलो बच्चों, ये बहुत ही आसान। अब यहां पे ध्यान देना, वेक्टर F1 जो है उसको मैंने लिख दिया F1। अब यहाँ पे इन तीनों को मैं F1 F2 F3, ये तीनों क्या है? इनके मैग्नीट्यूड्स हैं। ये तीनों क्या है? मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो मैं उनको क्या लिख दूं? F के बराबर। ठीक है, तो F AO कैप प्लस F BO कैप प्लस F CO कैप। बोलो क्लियर? चलो, F को मैं बाहर कर लूं तो बचेगा AO कैप प्लस BO कैप प्लस CO कैप। अब यहां पे ध्यान देना थोड़ा सा, मेन जानते हो क्या है बच्चों? मेन यही है, ये आना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता क्या है, मतलब तरीका आना चाहिए, कैसे कैलकुलेट कर रहे हो टोटल फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल क्यू। ओके, चलो ध्यान देना। अब ये क्या है? बोलो बच्चों, ये क्या है?
इसके लिए मैं आ जाता हूं इस फिगर पे, ठीक है। एओ कैप को मैं अगर बनाऊं तो वो एकदम से नीचे जा रहा है ऐसे, ये ए है, मतलब ऐसे लिख दो एओ कैप, ठीक, वर्टिकली डाउनवर्ड। जो बीओ कैप है इस वेक्टर को मैं यहाँ पे ऐसे बना सकता हूं, ये हो गया बीओ कैप, ठीक है। और जो सीओ कैप है ऐसे जा रहा है, तो मैं क्या करूं, ऐसे बना दूं। अब याद करना जरा, क्लास 11th में दो वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर एडिशन, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दो लॉ हमने पढ़ा था, ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा था ना। तो ट्रायंगल लॉ क्या कहता है कि अगर कोई वेक्टर ए है, कोई वेक्टर दूसरा वेक्टर बी है, तो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर है थर्ड साइड, ट्रायंगल के थर्ड साइड बट अपोजिट ऑर्डर में रिप्रेजेंट होता है, ये ट्रायंगल लॉ कहता है ना। तो मैं क्या कर सकता हूं, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी लिख सकता हूं। बोलो क्लियर है? चलो ध्यान देना, अगर मैं कहूं कि जो वेक्टर आर है वो ऐसे है, अपोजिट ऑर्डर में ना होके सेम ऑर्डर में है, ए के बाद बी, बी के बाद ए, आर ऐसे है, इन दिस केस व्हाट कैन वी राइट, तो क्या कह सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, माइनस वेक्टर आर। बोलो क्लियर? सो वी कैन राइट वेक्टर आर प्लस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू 0, है ना। एकदम से देखो यहां पे, ऐसे वेक्टर को बोला जाता है साइक्लिक वेक्टर। एओ, बीओ, सीओ, इनका ऑर्डर क्या है, सेम। ऑर्डर सेम होने का मतलब एरो का जो हेड्स है वो कभी नहीं मिलेंगे, दिख रहा है ना, एरो के जो हेड्स हैं वो मिलेंगे नहीं। यहां पे जो एरो के हेड्स थे मिल रहे थे, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख रहा था आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, दैट मीन्स ए प्लस बी माइनस वेक्टर आर, ए प्लस वेक्टर बी माइनस वेक्टर आर इक्वल टू 0। ये माइनस तब लगता है जब ऑर्डर क्या हो जाता है, अपोजिट। ऑर्डर क्या हो जाता है, अपोजिट। लेकिन जब ये वेक्टर सेम ऑर्डर में होते हैं तो इनका एडिशन में सबको प्लस में लिखा जाता है ना। तो ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन है, ट्रायंगल लॉ आपको याद होना चाहिए। और इस केस में हमने देखा कि साइक्लिक वेक्टर जो होते हैं उनका सम क्या होता है, 0। इज दैट क्लियर? ओके, सो वी कैन राइट दिस टर्म सिंस AO cap, BO cap and CO cap are cyclic vectors, so we can write AO cap is equal to plus BO cap plus CO cap is equal to 0। जैसे ही ये 0 हो गया वैसे ही वेक्टर एफ इज इक्वल टू एफ इंटू 0, वेक्टर एफ इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, बता देना जरा, 0 हो गया, है ना। ठीक है, तो ये रहा हमारा न्यूमेरिकल प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कैसे यूज करना है, आई होप इस क्वेश्चन में आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो आपके सामने है ये नया क्वेश्चन, इसको आप लोग तब तक रीड करिए, तब तक मैं इसे इरेज करता हूं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और किसी एक एग्जाम में पूछा भी गया ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में दिया है, यह है एक्स एक्सिस, यह है ओरिजिन, ठीक। एक्स एक्सिस के अलोंग ओरिजिन से 1 मीटर के डिस्टेंस पे एक चार्ज 4 माइक्रोकूलम का रखा हुआ है, ओरिजिन से 2 मीटर के डिस्टेंस पे एक अनदर चार्ज, वही चार्ज 4 माइक्रोकूलम का रखा हुआ है, ओरिजिन से 8 मीटर के डिस्टेंस पे फिर से 4 माइक्रोकूलम चार्ज रखा हुआ है,
एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ऐसे ही एक्स एक्सिस पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ 4 माइक्रोकुलॉम चार्जेस, 1 मीटर के बाद 2 मीटर के बाद 8 मीटर, उसके बाद 16 मीटर, ठीक है, ऐसे रखे हुए हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, इफ a charge 1 coulomb is placed at origin, then what will be total force on that charge? That means total force, we have to calculate here total force on charge 1 coulomb. क्वेश्चन समझ आया? ठीक है, समझ आया तो करो। चलो बच्चों करते हैं। तो अगर मैं ये कहूं आपसे कि क्या यहाँ पे केवल कूलॉम्स लॉ यूज होगा, तो आप कहेंगे नहीं, है ना। चलो बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं कि इस 1 कूलॉम चार्ज पे टोटल फोर्स हमको फाइंड करना है, तो केवल कूलॉम्स लॉ से हो जाएगा? नहीं ना, केवल कूलॉम्स लॉ से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कूलॉम्स लॉ क्या कहता है, 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स के बारे में बात करता है। हमको यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ चार्जेस एक कूलॉम चार्ज पे फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या यूज करेंगे? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता ये है कि इस चार्ज पे अदर चार्जेस जो फोर्स अलग अलग लगा रहे हैं, उन सारे फोर्सेस का क्या कर देंगे? वेक्टर सम। दैट मीन्स फोर्स ऑन 1 कूलॉम चार्ज is equal to vector F1 plus vector F2 plus vector F3 plus dot 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 up to infinite. Is that clear? F1 means force on charge 1 coulomb due to this charge. F2 means force due to this charge. F3 means force due to this charge and so on. ऐसे infinite number of charges इस x एक्सिस के अलॉन्ग रखे गए हैं। उन सारे चार्जेस की वजह से एक कूलॉम चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है उसको हम लोग फाइंड करना है। ठीक है, ये समझ आ गया? अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। स्टार्ट क्लियर? ओके, चलो बच्चों, अगर समझ आ गया तो बता देना F1 के बराबर क्या लिखें, बताओ जरा। अच्छा, इन सारे फोर्सेस का डायरेक्शन क्या होगा? फोर्सेस का डायरेक्शन तो होगा ना, बताना जरा। ये दोनों चार्जेस क्या है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो ये क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा, है कि नहीं? ये चार्ज भी पॉजिटिव, इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। ऐसे हर एक चार्ज सेम ही तो है और साइन भी क्या है? सेम है, तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या होगा? रिपल्सिव। सो वी कैन से इस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो एक्स एक्सिस के अलोंग ही, मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग लग सकता है। ठीक है, स्टार्ट क्लियर? ओके, चलो बच्चों, तो F1 क्या होगा? F1, व्हाट विल बी F1? अगर मैं केवल मैग्नीट्यूड की बात करूं तो क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 into 4, but 4 microcoulomb, so we can write 4 into 10 to the power minus 6, okay, upon 1 square। क्या हर एक टर्म में अगर F2 की बात करें तो मैं यही लिखूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 into 4 into 10 to the power minus 6 upon 2 square। ऐसे ही मैं अगर F3 लिखूंगा तो क्या मैं ये जो टर्म है सेम लिख रहा हूं? ये क्वांटिटी अलग क्या आ रहा है? डिस्टेंस, है कि नहीं? बताना। जब ये सेम आ रहे हैं तो मैं क्या करूं? इनको कॉमन लेकर बाहर कर दूं, तो ये हो जाएंगे 1 इंटू 4 इंटू 1 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 और इंटू 1/1 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/8 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस अप टू इनफाइनाइट। स्टार्ट क्लियर? ओके सर, एकदम से क्लियर। चलो बच्चों, अगर क्लियर है तो बताना।
इससे इसमें क्या है, इसमें क्या है कि हम इसको छोड़ देते हैं ऐसे ही, इसको छोड़ दो ऐसे ही। ये जो टर्म है इसको सॉल्व कर लिया जाए। कैसे सॉल्व करेंगे बताना। एडिशन, एडिशन आता है? नहीं आता है। चलो ध्यान देना, सर एडिशन नहीं आता है। तो देखो एडिशन 2+2 = 4 वही होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो एडिशन है थोड़ा सा अलग है। कैसे, ध्यान देना। 1/1² + 1/2² + 1/8²। अगर आप मैथ से हो, क्लास 11th मैथ से हो, तो यहाँ पे समझ गए होगे कि क्या है। बट अगर मैथ से नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम हर एक टर्म को उसके पहले वाले टर्म से डिवाइड कर देते हैं, 1/2² बाई 1/1², क्या आएगा 1/4। हर एक टर्म को उसके पहले वाले टर्म से सब डिवाइड करो। 1/8² बाई 1/2², क्या आएगा सर 1/4 आएगा। डिवाइड तो आता है ना। चलो हर ऐसे ही नेक्स्ट टर्म क्या आएगा 1/16², ठीक है। तो उसको 1/16² को 1/8² से डिवाइड करेंगे तब भी क्या आएगा 1/4। ऐसा कहीं पे अगर सीरीज बने, हर एक टर्म को उसके पहले वाले टर्म से डिवाइड करने पर एक कॉमन टर्म आए, एक कांस्टेंट वैल्यू आए, ऐसे सीरीज को बोला जाता है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ओके। और ये इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो क्या है, इनफाइनाइट। आपने क्लास 10th में तो पढ़ा होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। हर एक टर्म को उसके पहले वाले टर्म से सबट्रैक्ट करते हैं तो एक कांस्टेंट टर्म आता है जिसको बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। ऐसे ही ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है जिसमें हर एक टर्म को उसके पहले वाले टर्म से जब डिवाइड किया जाता है तो एक कॉमन टर्म आता है जिसको बोला जाता है कॉमन रेशियो, डिनोट किया जाता है आर से, ठीक है। तो ये एक ऐसा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट है और कॉमन रेशियो आर है 1/4 और फर्स्ट टर्म क्या है 1 है। स्टार्ट क्लियर, ओके। अब इस टर्म को ऐड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसे हम लोग यूज करने वाले हैं। जैसे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी होता है, ऐसे ही सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी भी होता है। वो क्या होता है कि अगर इनफाइनाइट टर्म्स जीपी में दिए हों और उनका एडिशन हमको फाइंड करना हो, सम फाइंड करना हो, तो एस इनफाइनाइट होता है a/1 - r, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखना, ठीक है बच्चों। होता है एस इनफाइनाइट इज इक्वल टू a/1 - r। ए क्या है फर्स्ट टर्म, आर क्या है कॉमन रेशियो। हियर फर्स्ट टर्म इज 1, सो वी कैन राइट 1/1 - r। अभी हमने निकाला क्या आया 1/4, बस बात खत्म। बोलो क्लियर, हो गया। अब कुछ करना ही नहीं है यार। देखो यहाँ 4 × 10⁻⁻⁶/4πε0। क्या मैं 1/4πε0 की जगह 9 × 10⁻9 यूज कर सकता हूँ? तो बोलो हाँ सर यूज कर सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ 9 × 10⁻9, 1/4πε0 का वैल्यू, ठीक है। और ये हो गया 4 × 10⁻6 और इंटू ये क्या आएगा 4 × 1 = 4, 4 - 1 3, 3/4, 4 ऊपर चला जाएगा, सो वी कैन राइट 4/3। स्टार्ट क्लियर, ओके। 3 × 3 = 9, 4 × 4 = 16, 3 × 48 इंटू 10⁻9 - 6। ये तो मल्टीप्लीकेशन आता होगा, है ना, आना चाहिए, मारेंगे सही हो जाओगे बच्चों। 10⁻9 - 6 व्हाट 10⁻3। स्टार्ट क्लियर, ओके। सो वी कैन राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म 4.8 × 10⁻0.8 लगा 10⁻, हो जाएगा 4 न्यूटन। आई होप समझ तो आया होगा। ये क्वेश्चन था IIT 95, बहुत ही पुराना क्वेश्चन,
ठीक है। लेकिन हमको IITs के भी क्वेश्चन करने पड़ेंगे, क्योंकि CBSE में IIT के क्वेश्चन को ऐड कर दे रहा है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन का जो लेवल रहेगा थोड़ा सा ऊपर रहेगा। ठीक है, लेकिन NCERT के हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, क्योंकि इस बार CBSE बोर्ड में NCERT के प्रॉब्लम से क्वेश्चन आए थे। ठीक है, ओके, सो this is the end of session, and we will meet again in next session. ठीक है, ओके, बाय।